ठीक। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके सामने लाया हूँ क्लास टेंथ का कंप्लीट रोड मैप। क्लास नाइन्थ से जो बच्चा क्लास टेंथ में एंटर कर रहा होता है तो उसके मन में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो उठ रहा होता है वो यही होता है कि क्लास टेंथ की प्रिपरेशन अपन कैसे करेंगे। तो उसी के रिगार्डिंग एक छोटा सा मैं वीडियो बना के लाया हूँ आप सभी के लिए कि आप इस चीज़ को समझ पाए कि क्लास टेंथ की प्रिपरेशन कैसे करनी है। उसके लिए जो भी स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड है आज मैं आपके सामने सब डिस्कस करने वाला हूँ। और आई होप सो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अलग से किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा। तो होता क्या है, जो बच्चे क्लास नाइन्थ में हैं अभी मतलब वो अब एग्ज़ाम दे चुके होंगे, उनका रिजल्ट भी फाइनल आ चुका होगा या तो फाइनल आने वाला होगा। तो उनके दिमाग में सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्लास नाइन्थ को कैसे में से खींच खाच के निकाल दिए। अब क्लास टेंथ को कैसे करना है, क्योंकि क्लास टेंथ में कहीं ना कहीं दिमाग में एक चीज़ रहती है कि क्लास टेंथ एक बोर्ड क्लास है हमारी। अब बोर्ड क्लास के लिए थोड़ी सी स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है सभी बच्चों को। तो आज वही उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, आपको थोड़ा सा गाइड करने वाला हूँ। हालांकि अब इसके रिगार्डिंग मैं कई सारे वीडियोस आपके लिए बना के लाता रहूँगा, लेकिन एक ऐसा समझो कि एक ही प्रोमो वीडियो है आपके लिए कि आप इसमें समझ पाओ कि क्लास टेंथ में अपने को क्या क्या स्ट्रेटजी चाहिए, कैसे अपने को तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को नहीं खींचते ज़्यादा लंबा, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है ये है आपका अ कंप्लीट रोड मैप फॉर क्लास टेंथ। ठीक है। अ कंप्लीट रोड मैप फॉर क्लास टेंथ। अब इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपन, या मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। रोल ऑफ क्लास नाइन्थ क्या है, स्टडी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपका कंटेंट क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, और सेल्फ असेसमेंट के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेल्फ असेसमेंट। तो देखो बेटा, क्लास नाइन्थ का आपके लिए रोल क्या है। क्लास नाइन्थ का क्लास नाइन्थ का आपके जीवन में या अभी आपके क्लास टेंथ में क्या रोल होने वाला है उसके बारे में पहले समझते हैं। तो जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये पता होता है कि हर क्लास एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। जैसे जो टॉपर बच्चे आपके क्लास में होंगे जो स्टार्टिंग से पढ़ाई करते हैं, अच्छे परसेंटेज लाते हैं, उनकी हर विषय में अच्छी कमांड होती है। ठीक है। तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अब क्लास टेंथ में जाएंगे तब भी वो कंफर्ट जोन पे ही होंगे, क्योंकि उनको उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें उन्होंने अच्छे से पढ़ी हुई है। तो जो बेसिकली होता क्या है कि बच्चों के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो क्लास नाइन्थ में जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है उनके कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी दिक्कत होगी। मेनली जो दिक्कत उनको फेस करनी पड़ती है वो करनी पड़ती है मैथ सब्जेक्ट में और साइंस सब्जेक्ट में, क्योंकि साइंस अब वो क्लास एट्थ वाली साइंस नहीं है। यहाँ साइंस में भी थ्री अदर अदर स्ट्रीम्स हैं। आपके पास फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है और बायो है। तो जो भी ज़्यादा मतलब एकदम इजी चीज़ नहीं है। फिजिक्स भी, क्योंकि जो फिजिक्स में टॉपिक है यहाँ पे वो आपको ग्रेविटी पढ़ने के लिए मिलेगा, मोशन पढ़ने के लिए मिलेगा, लॉज ऑफ मोशन पढ़ने के लिए मिलेगा, साउंड पढ़ने के लिए मिलेगा, है ना। ऑल दिस टॉपिक्स आर डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड टू द क्लास 11th टॉपिक। तो मेनली ये सारे टॉपिक जो है आपको क्लास 11th में भी डायरेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। ऐसे केमिस्ट्री में भी तो ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट ईजी है, लेकिन जब आपको इनऑर्गेनिक पढ़ना है जैसे वहाँ पे आपको एटम्स मोलिक्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, क्योंकि क्लास टेंथ में भी जाके चैप्टर 1 में आपको इससे रिलेटेड चीज़ें ही पढ़नी है। आपको बैलेंसिंग के बारे में पता होना चाहिए, कंपाउंड है ना, एटम के बारे में, उनका बैलेंस कैसे करना है, कैसे उनको एटॉमिक स्ट्रक्चर सेट करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीधे क्लास 9 से हैं आपके। तो अब है क्या कि जो बच्चे क्लास 9th में ढंग से पढ़ाई नहीं किए हैं, वो क्या है कि क्लास 9th में ढंग से पढ़ाई नहीं किए, अब उनके वही फ्रेंड ऐसा होगा जो क्लास 9th में अच्छी स्टडी किया होगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया होगा। तो क्या ऐसा है कि क्लास 9th में जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी उनका क्लास 10th बर्बाद हो जाएगा, ऐसा है क्या। ऐसा नहीं है बेटा। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि क्लास 10th अपने आप में एक यूनिक क्लास है। हालांकि ऐसा नहीं है कि क्लास 9 की कोई चीज़ वहाँ पे आपको पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन क्लास 10th में ऐसा भी नहीं है कि अगर क्लास 9th आपको जीरो आ रहा है, आप जीरो है क्लास 9th में, तो क्लास 10th आपका पूरा खराब होने वाला है। हाँ, क्लास 9 से कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है, क्लास 9 से कुछ कुछ ऐसे यहाँ पे टॉपिक है
जो आपको सीधे डायरेक्टली क्लास 10 में देखने के लिए मिलेंगे। जैसे मैथ्स में आपको पोलिनोमियल, क्लास 9th का चैप्टर सेकंड है पोलिनोमियल, आपको क्लास 10th में भी चैप्टर सेकंड है पोलिनोमियल पढ़ने के लिए मिलेगा। आपने क्लास 9th में थोड़ी सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, अगर याद हो, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है, ठीक है, जो आपको क्लास 10th में भी चैप्टर 7 में देखने के लिए मिलेगा। आपने क्लास 9th में मैथ्स में ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा है, ट्रायंगल में ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, मतलब एक टॉपिक आपने पढ़ा है क्या, कौन, कॉन्ग्रुएंसी। अब आपको इस साल सिमिलरिटी पढ़ने के लिए मिलेगा। बाकी सरफेस एरिया वॉल्यूम के बारे में हमको पता ही है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपने क्लास 9th में पढ़ा है, सरफेस एरिया वॉल्यूम क्लास 10th में भी आप पढ़ेंगे। बस आपको यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स पढ़ने हैं। ध्यान क्या देना है आपको, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स पढ़ने हैं। तो ये भी क्लास 9 से ही प्रेरित है, इंस्पायर्ड है। अगर आपको छोटे छोटे फिगर्स के बारे में पता है, सारे 3D शेप्स के बारे में पता है, तो यहाँ पे दो शेप्स को कंबाइन कर लेते हैं। जैसे कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर के साथ उन्होंने क्या बना दिया भाई, कोन बना दिया, ऐसे कुछ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर के साथ उन्होंने एक कोन बना दिया, ऐसे आपको दे दिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं। तो आज इसी सब पे आप बात करेंगे कि रोल ऑफ क्लास 9th क्या होने वाला है। तो क्लास 9th बेटा एकदम से 100% रोल नहीं है क्लास 10th के लिए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं। जैसे अभी आपके पास टाइम है, तो आप थोड़ा सा पोलिनोमियल के बारे में पढ़ लो, ट्रायंगल के बारे में पढ़ लो, है ना, आप सरफेस एरिया वॉल्यूम के बारे में पढ़ लो, मैथ्स में स्टैट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि स्टैट्स एकदम नया स्टैट्स है यहाँ पे। लेकिन चीज़ें डायरेक्ट मेथड जो है मीन मीन निकालने का आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्टैट्स में। प्रोबेबिलिटी क्लास 9 से हटा दी गई है, पहले थी, है ना। अब प्रोबेबिलिटी एक नया टॉपिक आपके लिए आ जाएगा क्लास 10, कोई बात नहीं। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो आपको करना क्या है कि क्लास 9 के जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, जैसे मैथ्स में कुछ टॉपिक मैंने बता दिया, आपको रिवाइज कर लेना है। अब क्लास जो 10th में साइंस का जो पार्ट है, तो फिजिक्स का कोई भी पार्ट क्लास 10th से कनेक्टेड नहीं है। लेकिन केमिस्ट्री का जो आपका चैप्टर 3rd मैंने बताया, आपका चैप्टर 3rd केमिस्ट्री का, है ना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाला चैप्टर, उसको जरूर अच्छे से एक बार रिवाइज कर लो। तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाएंगी क्लास 10th में, चैप्टर 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और और बाकी सब्जेक्ट का आप रिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि आपको इंग्लिश पढ़ना है तो इंग्लिश ग्रामर का पार्ट तो सभी को पता है कि ग्रामर एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होती है। हिंदी ग्रामर है, वो भी एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होती है ना। एसएसटी है, एसएसटी में जो भी आपने पढ़ा होगा उसके अब आगे वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट आपने पढ़ा होगा, सेकंड पार्ट अब 10th में आने वाला है। तो ऐसे करके आपको थोड़ा सा थोड़ा देख लेना है। चलिए, तो आपको सबको समझ में आया होगा कि क्लास 9th का रोल क्या है, ठीक है। अब जो अपना अगला टॉपिक है वो क्या होने वाला है, स्टडी स्ट्रेटजी, की पढ़ाई अपने को कैसे करनी है। तो इसमें आपको ये समझना है कि टाइम टेबल कैसे बनाया है। सबसे बड़ा हेडेक है बच्चों के लिए टाइम टेबल बनाना। हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, सब्जेक्ट वाइज स्टडी कैसे करनी है, उनका रिवीजन कैसे करना है। तो इसके बारे में तो अपन पूरी साल बात करेंगे, लेकिन एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में अभी आपको दे देता हूँ। देखिए, टाइम टेबल जो चीज़ है, टाइम टेबल, टाइम टेबल, टाइम टेबल पे क्या है कि सभी बच्चों को, स्कूल सभी बच्चे जाएंगे, ये तो मैंडेटरी होता है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में हो, चाहे आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में, स्कूल जाना तो मैंडेटरी है। अब आपको इसमें यह देखना है कि हम कैसा अपना स्केड्यूल सेट करें कि हम अपनी तैयारी को मैक्सिमाइज कर पाए, मैक्सिमाइज, ठीक है। अब कोई ऐसा बोलेगा कि मैं शाम को 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, है ना, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11, ऐसे। बट दिस टाइम टेबल इज नॉट प्रैक्टिकली अप्लाइड, ये आप सभी को पता है कि ऐसे पढ़ पाना पॉसिबल ही नहीं है। कि आपको भूख नहीं लगेगी, कि आपको प्यास नहीं लगेगी, कि आपको दूसरे काम नहीं होंगे, कि आपको
स्कूल को होमवर्क नहीं करना है ना, कि आपको अपने ट्यूशन को होमवर्क नहीं करना है ना, कि आपके पास कोई और भी दूसरे काम नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो आपको एक चीज़ ये समझना है कि आपको अपने टाइम के रिलेवेंट ही टाइम टेबल बनाना है। अब ये कोई आपको स्पेशल नहीं बता सकता है कि आप ऐसे पढ़ लो। आप देखो, आप ट्री कब हो, जैसे बहुत सारे सीबीएसई स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं, उनकी स्कूल जो मैक्सिमम है वो 8 to 1:30 या 8 to 3 के बीच में होती है मैक्सिमम स्कूल। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे मॉर्निंग में आप उठ के, जो बच्चे रात में जल्दी सोते हैं, मॉर्निंग में 4 to 5 के बीच में उठ करके भी 1 से 2 घंटे की पढ़ाई कर सकते हैं। जो बच्चे ऐसा है कि भाई अपन मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, स्कूल से आने के बाद, जैसे मान लो 1:30 बजे 2 बजे स्कूल से छूटे या 3 बजे तक घर पहुंचे, खाना पीना खाया, फ्रेश हुए, है ना, तो वो थोड़ा सा रेस्ट अगर कर लेंगे तब भी वो 3:30 या 4 PM से टाइम निकाल सकते हैं। तो कम से कम एट लीस्ट मेरे हिसाब से, अगर आपने स्टार्टिंग से अप्रैल से ही अगर आपने पढ़ाई शुरू कर दी है, अगर आपने अप्रैल से ही पढ़ाई शुरू कर दी है, आप अगर मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स, ज़्यादा नहीं, 4 to 5 आवर्स अगर आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अपने स्टडी के लिए दे रहे हो, तो उससे बेटर कुछ है ही नहीं। है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसा होते हैं कि लास्ट टाइम में 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसे नहीं है कि मन से पढ़ाई कर रहे हैं, वो पैनिक में आके पढ़ाई कर रहे हैं, साल भर कुछ पढ़ते नहीं है, अचानक से बर्डन आया, 10-10 घंटे बैठ रहे, 12-12 घंटे बैठ रहे, 15-15 घंटे बैठ रहे हैं। तो आपके साथ वो दिक्कत ना है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है कि आप अप्रैल मंथ से पढ़ाई करो। अगर आप जैसे 4 to 5 आवर्स अगर आप टाइम निकाल पा रहे हो, दैट इज सफिशियंट फॉर योर स्टडीज। तो आपको ये ध्यान से समझना है कि पढ़ाई के लिए आपको स्टार्टिंग से ही लग जाना है, क्योंकि जैसे अप्रैल है, फिर 1 महीने के लिए स्कूल बंद होगी, जून से दोबारा स्टार्ट होती है, लास्ट जून से। तो आप चाहो तो आराम से यहाँ अगर पढ़ाई आप कर लेते हो, और जैसे कि बीच में बहुत सारी छुट्टियां भी पड़ती है, तो वहाँ भी आपका टाइम टेबल खराब होगा। तो उन चीज़ को भी ध्यान देना है कि हम चीज़ों को अभी से कवर करना शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, तो जो टाइम टेबल का मेनली है वो है मेरे हिसाब से 4 to 5 आवर्स मैक्सिमम है। जब आपको संडे, अच्छा एक चीज़ स्पेशल केस है संडे। संडे को क्या होता है कि बच्चे ज़्यादातर संडे अपना खराब करते हैं। वो अ, पढ़ाई को छोड़ के बाकी हर चीज़ पे ध्यान देते हैं। तो संडे को भी आपको ध्यान देना कि संडे को भी 4 to 5 आवर्स पढ़ाई करनी है। ये तो ज़्यादा पढ़ाई कर दो तो और बेटर है, आप संडे को 8 आवर्स की पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि स्कूल उस दिन होगा नहीं, है ना। तो संडे को जरूर ध्यान दें कि संडे को अपन स्पेशल पढ़ाई करेंगे, बाकी दिनों पे थोड़ी थोड़ी इसको, कि उसको वहाँ पे स्कूल का भी काम रहता है, कोचिंग का भी काम रहेगा, तो ज़्यादा टाइम अपन पढ़ाई को अलग से नहीं दे पाते हैं। तो संडे को उसी को कवर करेंगे, जो आपका जो भी पेंडिंग वर्क है ना, राइटिंग है, नोट्स राइटिंग है, आपको अपने डीपीपी वगैरह करना है, कुछ भी जो भी है, तो आप संडे को उसको ज़्यादा टाइम दीजिए। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हाउ मेनी आवर्स। इसके बारे में भी मैंने बता ही दिया है कि एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स आपको देने चाहिए, एटलीस्ट कम से कम। आज 6 घंटे दे सकते हो और अच्छा है आपके लिए। अब अगला है सब्जेक्ट वाइज स्टडी, इसके लिए अलग उसमें आ जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज स्टडी। अब होगा क्या, जैसे मैंने अभी टाइम टेबल आपको बताया कि एटलीस्ट 5 आवर्स कम से कम तो पढ़ाई करनी ही है। और उसमें होगा क्या कि बहुत सारे बच्चे जिनको मैथ्स से मज़ा आता है, तो बहुत सारे बच्चे मैथ्स ही लगा रहे होते हैं, जिनको साइंस से मज़ा आ रहा है वो साइंस पढ़ रहे हैं, जिनको लिटरेचर में मज़ा आ रहा है ना, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, जिस भी सब्जेक्ट उनको मज़ा आता है उसी सब्जेक्ट में बच्चे लगे हुए हैं। तो बेटा आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमारे पास जो भी सब्जेक्ट हैं, है ना, 5 कोर सब्जेक्ट हैं, 1 ऑप्शनल होता है, कहीं कहीं पे ऑप्शनल लगता भी है, नहीं भी लगता है। तो हर सब्जेक्ट 80 मार्क्स का है, और हर सब्जेक्ट का कंट्रीब्यूशन है आपके टोटल रिजल्ट में। तो इस चीज़ का ध्यान देना है आपको कि हर सब्जेक्ट में ध्यान दें।
मैथ्स अच्छी है तो मैथ्स में थोड़ा कम ध्यान दो। जो सब्जेक्ट आपकी वीक है, जैसे कि बहुत सारे बच्चों की एसएसटी वीक हो जाती है, एसएसटी थोड़ा लेंदी रहता है और लोगों को इंटरेस्ट भी थोड़ा कम रहता है, तो एसएसटी पे बच्चे थोड़ा कम फोकस करते हैं। ठीक है। या बच्चों की साइंस वीक हो जाती है, कि साइंस में उनको जैसे फिजिक्स में कम इंटरेस्ट आएगा। जैसे आप 10th में भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक टॉपिक है लाइट, बहुत लेंदी टॉपिक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, टॉपिक मज़ेदार है लेकिन चीज़ें थोड़ी कम समझ में आती हैं, है ना। यहाँ पे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक है एक आपका, है ना। तो ये सॉरी, एक करंट वाला टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब लेंदी टॉपिक है, तो बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट कम इसमें डेवलप होता है, लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे टॉपिक एज इट इज आपके क्लास 12th में है। ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सब्जेक्ट वाइज स्टडी पे फोकस करिए आप। जैसे आपने टाइम टेबल बना लिया 5 घंटे का, तो ठीक है 5 घंटे में हर सब्जेक्ट को मौका दो, या एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट को मौका देना ही है। मैथ्स भी पढ़ो, एसएसटी भी पढ़ो, साइंस, एक एक घंटे का टाइम निकाल लो कि 1 घंटे को मैथ्स करना है, 1 घंटे साइंस करना है। और कोशिश ये करो कि घंटा मतलब कि टॉपिक, जैसे अगर आपने मैथ्स उठाया, तो मैथ्स में अगर आपको पता है कि हमको रियल नंबर पढ़ना है, तो रियल नंबर में टॉपिक देखोगे, रियल नंबर में अपन एटलीस्ट 1 घंटे में 10 to 15 क्वेश्चन या 10 to 20 क्वेश्चन तो कर ही ले। ठीक है, 10 to 20 क्वेश्चन कम से कम उसको कर ले। एक्सरसाइज कम से कम एक एक्सरसाइज कर पाए, 2 एक्सरसाइज कर पाए, बेटर है। 2 ही एक्सरसाइज है यहाँ पे, लेकिन वो एनसीईआरटी में है, ध्यान देना है कि एनसी, अभी मैं आगे बताऊंगा कंटेंट क्या क्या पढ़ना है आपको। ठीक है। तो हर टॉपिक में, हर उसमें सब्जेक्ट में आपको टॉपिक वाइज पढ़ाई करनी है बेटा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा आप बैठ के आराम से निकाल रहे हो, 2 क्वेश्चन किए 1 घंटा आपका निकल गया, ऐसा पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई अगर आपको करना है तो वहाँ पे आपको रिजल्ट भी दिखना चाहिए, रिजल्ट भी वहाँ पे आना चाहिए। ठीक है। अगला इसमें क्या था पॉइंट आपका, कंटेंट। कंटेंट पे आ जाते हैं, कंटेंट आपके पास क्या होना चाहिए। तो कंटेंट के लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखिए प्राइमरी, जो आपके पास प्राइमरी कंटेंट है, जो आपके पास प्राइमरी कंटेंट है, वो भाई का क्या है, एनसीईआरटी। इस कंटेंट को आप इग्नोर नहीं करना है, आपको इग्नोर इसको एकदम से नहीं करना है। आपको इसको लाइन वाइज लाइन, हर एक लाइन, जैसे कि आपकी साइंस है, एसएसटी है, पूरा लाइन टू लाइन पढ़ना है, लाइन टू लाइन, लाइन टू लाइन। ठीक है। मैथ्स में इसके सभी एग्जाम्पल सॉल्व कर लेने हैं, एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज दोनों, कुछ बचना नहीं चाहिए। जब आपकी एनसीईआरटी बुक हो जाए तो आपको क्या ध्यान देना है, पी वाई क्यूज। अब पी वाई क्यू भी हमको किससे करना है, शिवदास की बुक से। एमपी बोर्ड के अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए शिवलाल की बुक आती है, और एमपी बोर्ड का कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए आती है बेटा शिवलाल की बुक। शिवलाल की पीवाई की उस परीक्षा अध्ययन के नाम से आती है, आप उनको परचेज करके कर सकते हैं। लेकिन सीबीएसई वालों के लिए ये है, शिवदास की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। ओसवाल की बुक है, आप उसको उससे भी कर सकते हैं पीवाई क्यूज। जैसे ही आपका ये, अभी शिवदास की बुक आपको नहीं लेनी, शिवदास की बुक आपको जुलाई के टाइम तक लेनी है। जुलाई तक वो बुक आ जाएगी अभी अपडेटेड, जो अभी आपके सीबीएसई के जितने भी पेपर हुए हैं वो सभी क्वेश्चंस उसमें अपडेट होके आ जाएंगे। तब जुलाई में इसको ले लीजिएगा, अपडेटेड बुक शिवदास की। ओल्ड बुक मत लीजिएगा, ध्यान देना है, आपको 2025 वाली बुक लेना है। ठीक है। ये ऑनलाइन मिल जाएगी, ऑनलाइन आप ले सकते हैं। ओसवाल की भी मिल जाएगी, ओसवाल को भी आप दे सकते हैं, अच्छी है। एक एडू कार्ड की बुक आती है, वो भी अच्छी बुक है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ शिवदास को। शिवदास इसलिए कि यहाँ पे टॉपिक वाइज चीज़ें बहुत अच्छे से अरेंज्ड है। ठीक है बेटा। तो कंटेंट आपको ऐसे फॉलो करना है। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, सेल्फ स्टडी करके, selfstudy.com एक ही साइट है, यहाँ भी जाके आप इस जितना भी पी वाई क्यू है ना। अब पी वाई क्यू आपको ईयर वाइज भी मिल जाएगा, टॉपिक वाइज भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें अरेंज है बहुत अच्छे तरीके से। इसे इसका नाम भी शायद सेल्फ स्टडी है, ताकि आप इसको अपने से भी पढ़ाई कर सको, टॉपिक वाइज
बोर्ड वाइज बहुत अच्छे से चीज़ें अरेंज हैं। तो एक बार जरूर यहाँ का विजिट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो कंटेंट में आपको इतना ही फॉलो करना है। पहले एनसीईआरटी बुक प्रॉपर अच्छे से करो, लाइन वाइज, एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन, चाहे जिस भी सब्जेक्ट में हो उसको लाइन वाइज पढ़ लो। ठीक है, जो भी, क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह यहाँ से डायरेक्ट बन जाते हैं। दूसरी चीज़ है आपको कि पीवाईक्यू करना है आपको शिवदास की। अच्छा, इसके बाद अभी आएगा एक चीज़ और, सैम्पल पेपर्स आते हैं। हालांकि सैम्पल पेपर में ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन सैम्पल पेपर भी एटलीस्ट 30 पेपर्स आते हैं सीबीएसई के, तो एटलीस्ट 5 to 10 पेपर्स को कर ही सकते हैं। 5 to 10 पेपर करने पे ये फ़ायदा होता है कि आपको इसका पेपर का पैटर्न पता चल जाता है कि पेपर का पैटर्न क्या है, कैसे आएगा। हालांकि हालांकि वो तो पीवाईक्यू से भी पता चल जाता है, लेकिन फिर भी लेटेस्ट पेपर पैटर्न जो भी है, तो 5 से 10 अगर सैम्पल पेपर अगर आप कर लेते हो सफिशियंट होता है, उतना आप कर लोगे तो पेपर पैटर्न आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बचा हुआ अभी आपका रिवीजन। हाँ, रिवीजन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिवीजन। तो रिवीजन के लिए कैसे रिवीजन करना है, आपको ध्यान देना है कि रिवीजन वीकली होना चाहिए। जो भी आपने एक इस हफ्ते पढ़ा, ठीक है, जो भी आपने इस हफ्ते पढ़ा है, स्लाइड में आ रहे हो, जो भी आपने ये इस पूरे वीक पढ़ा, संडे संडे रिवीजन मारो, या कोई भी एक दिन निकालो, सैटरडे जैसे, सैटरडे पता है संडे को छुट्टी है, तो सैटरडे को थोड़ी ज़्यादा मेहनत की जा सकती है, तो सैटरडे को आप रिवीजन मारो सब्जेक्ट वाइज। हफ्ते में 1 से 2 दिन ऐसे रखो, सैटरडे संडे आप 5 डेज पढ़ाई करो प्रॉपर, और 2 डेज आप रखो रिवीजन के लिए, कम से कम 2 डेज। उसका रीज़न ये है कि आपने जितना भी पढ़ा है एक बार वो आपको दिमाग में फिर से आ जाएगा। होता क्या है ना कि चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो आ गई, तो प्रीवियस चीज़ें भूलती जाती हैं। तो रिकॉल करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप 5 डेज प्रॉपर स्टडी करो, 2 डेज उसको रिवीजन पे डालो। 5 डेज स्टडी, 2 डेज रिवीजन। तो आप आगे भी पढ़ रहे हो, पीछे भी उसको देख रहे हो, आगे पढ़ना बढ़ना है, पीछे आपको एक बार पलट के देखते चलना है। ठीक है बेटा, तो उससे आपका ये सारी चीज़ें दिमाग में बनी रहेंगी, है ना। दिमाग में चीज़ों को रखना भी तो एग्जाम तक, ये सब चीज़ें धीमे दिमाग से बाहर आ जाती हैं। ठीक है, अगला है कंटेंट। कंटेंट के लिए मैंने ऑलरेडी आपको वहीं पे बता दिया कि कंटेंट में क्या क्या करना है। एनसीईआरटी पढ़ लो प्रॉपर, पीवाईक्यू पढ़ लो, और सैम्पल पेपर पढ़ लो। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तीनों चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस प्रॉपरली कर दी है ना। तो एनसीईआरटी आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है। मैथ्स के लिए एग्जाम्पल और रिवीजन, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करनी है। पीवाईक्यू में एटलीस्ट 10 ईयर्स के पेपर देख लो विद द हेल्प ऑफ सिंगर्स, एंड सैम्पल पेपर 30 सैम्पल पेपर, और कहीं जाना नहीं है, सीबीएसई ऑटोमेटिक रिलीज करती है ना, नवंबर टाइम पे ऐसे ही आ जाता है सैम्पल पेपर। नेक्स्ट है सेल्फ असेसमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेल्फ असेसमेंट, इसका क्या मतलब है बेटा? सेल्फ असेसमेंट का मतलब है कि आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे वीक हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों की कैलकुलेशन वीक होती है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को चीज़ें लर्न करने में दिक्कत जाती है, कुछ चीज़ों कुछ बच्चों में राइटिंग की प्रॉब्लम है। तो जिन बच्चों को कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है वो अपने बेसिक्स को थोड़ा अच्छा करेंगे, कैलकुलेशन पे काम करें, कैलकुलेटर या मोबाइल की हेल्प से वो चीज़ों को सॉल्व ना करें। जिन बच्चों को लर्न करने में दिक्कत जाती है, लर्न करने वालों के लिए मैंने बताया ही है, रिकॉल वाला तरीका है प्रीवियस स्लाइड में ही, ये 5 डेज पढ़ाई करो, 2 डेज रिवाइज करो, 5 डेज पढ़ाई, 2 डेज रिवाइज। ऐसे करोगे तो लर्न करने वाली वो दिक्कत भी खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। राइटिंग के लिए काम आपको करना है कि पैराग्राफ राइटिंग करिए आप, चीज़ों को लिख लिख कर याद करो। ये पुराना तरीका है, हम लोग भी यही करते थे, लिख लिख कर याद करते थे। तो लिख कर याद करना बहुत ही इजी है कंपेयर टू देख के पढ़ने से। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वो बुक खोल लेंगे और उसको देखते रहते हैं। उससे बेटर है आप नोट्स बनाओ। नोट्स मेकिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, नोट्स मेकिंग। तो ऐसा नहीं जैसे स्कूल में पिटाई भी होती है कि ये कॉपी दिखाओ, और नोटबुक लेके नहीं गए, स्कूल वालों ने पीटा, टीचर ने पीटा। तो नोट्स का एक्चुअली रीज़न यही है कि अगर आप नोट्स बनाते हो तो आपके लिए उसको पढ़ना समझना ज़्यादा इजी है कंपेयर टू बुक रीडिंग से।
तो जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे, बुक खोल के बैठ जाओगे क्या? बेटर है कि नोट्स बना लो। तो आपको स्टार्टिंग से अप्रैल से ही नोट्स बनाए, जो भी आपको टीचर, चाहे कोचिंग टीचर हो चाहे आपके स्कूल टीचर हो, जैसे जैसे आपको पढ़ाते जा रहे हैं आप उसका नोट्स बनाते चलो साथ साथ में। जब अगर आप नोट्स बना लोगे तो आपके लिए रिवीजन बहुत ईजी हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं कि जिन सब्जेक्ट के आपके पास नोट्स होंगी तो उनको अगर एक बार आपने पलटा दिया, टर्न किया पेजेस को, तो आपको तुरंत याद आ जाता है कि मैंने क्या यहाँ पे लिखा था, क्या पढ़ा था। अपने हिसाब से चीज़ें भी आप छोटे छोटे वहाँ पे नोट डाल देते हैं कि ये चीज़ यहाँ ऐसे आई, ये चीज़ ऐसे आई है ना। तो बहुत ही अच्छा तरीका है नोट मेकिंग। तो बस यही सब चीज़ें हैं। अगर और भी कुछ ऐसा मुझे समझ में आता है कि आपके लिए अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है, डिसिप्लिन। यही अचानक से मुझे याद आया, ये टॉपिक और हो सकता है, डिसिप्लिन। अब एक बच्चा ऐसा है, एक स्टूडेंट, कि वो अचानक से उसको जोश जगा और उसने आज 12 घंटे पढ़ाई करी। एक दूसरा बच्चा है, सेकंड स्टूडेंट है, वो सेकंड स्टूडेंट ये करता है कि मैं रोज 5 घंटे पढ़ाई करता हूँ। ज़्यादा बेटर कौन है? अब ये फर्स्ट स्टूडेंट क्या करेगा, 12 घंटे आज पढ़ लिया, अगले दिन उसकी नींद ही नहीं खुल रही है या उसके पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है। तो डिसिप्लिन, मेंटेन डिसिप्लिन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग। आपको दिमाग दिमाग में रखना है कि डिसिप्लिन मेंटेन करके कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी होना बहुत ही जरूरी है। किसी दिन 12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, 5 घंटे पर डे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पर डे डेली डेली करना है। जैसे क्या होता है, अपन क्या करते हैं, जब अपन भोजन करते हैं तो भोजन क्या करते हैं कैसे, ऐसा थोड़ी है कि एक हफ्ते का भोजन एक ही दिन में हमने कर लिया। नहीं, थोड़ा थोड़ा रोज 2 टाइम 3 टाइम्स पर डे करते हैं। तो क्या होगा, बॉडी को प्रोटीन मिलेगा, फैट मिलेगा, वाइटामिन मिलेंगी, है ना, सारी चीज़ें मिलती हैं आपको। आप हेल्दी रहोगे, कुल मिला के आप हेल्दी रहोगे। लेकिन अगर आपने धोखे से एक हफ्ते का भोजन एक दिन में कर लिया तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वैसे यहाँ भी है, एक दिन में पूरी पढ़ाई नहीं करनी है, पर डे थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। तो सेकंड स्टूडेंट की तरह बनो, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो, लेकिन पर डे पढ़ो, कंसिस्टेंसी से पढ़ो, डिसिप्लिन में आके पढ़ो। ठीक है, तो इतनी सब चीज़ें हैं। एक बार इसको आप जरूर विजिट करिए, मेरी चीज़ों को फॉलो करिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएंगी कि चीज़ें अगर आपने, है ना, वो फेमस कोट है ना कि 21 डेज, किसी भी शेड्यूल को बनाने के लिए या किसी भी रूटीन को बनाने के लिए 21 डेज चाहिए। एक बार आप मेरी बात मानो, 21 डेज इस रूटीन को फॉलो करो, ऑटोमेटिकली आपको ये समझ में आएगा कि आप चीज़ें पहले की अपेक्षा बहुत बेटर कर रहे हो। ठीक है, तो 21 डेज आप इस चीज़ को फॉलो करिए मेरे। उसके बाद आप बताइए जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है कि क्या इसमें कोई कमी है, कोई खामी खामी है, कोई गड़बड़ी है। अगर नहीं है तो फॉलो अप करते रहिए, अगर कमी है तो आप कमेंट मुझे कर दो। तो जो भी चीज़ और बेटर हो सकती है मैं आपके लिए लाऊंगा। ठीक है बेटा, तो बस लगे रहिए। और ठीक है बेटा, तो टाइम अब ज़्यादा हो रहा है, तो चलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।